साथियों जय भीम। साथियों आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास पहुंच चुके हैं साथियों, जो अपने गीत के माध्यम से और शेर के माध्यम से समाज में जो छुआछूत, ऊंच नीच और जातियों में मतभेद है, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाले बड़े भाई मोहम्मद अकरम जी के यहाँ पहुँच चुके हैं साथियों इनसे बात करते हैं और इनसे मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा साथियों। तो सर आप परिचय दीजिए पहले अपने। जय भीम साथियों, मोहम्मद अकरम नाम है हमारा। देवकली जगदीशपुर में रहते हैं हम। बाबा साहब के मिशन में काम करते हैं और हम लोग गांव-गांव में जा करके आपस में चंदा करके हम लोग बाबा साहब की मूर्ति लगाते हैं। ये हम गांव-गांव में जा करके काम करते हैं। हमारा जो विचार है साथियों, एक आदमी पढ़ा लिखा, हमको कोई पढ़नाई से एतराज नहीं है, वो पढ़ रहा है, शिक्षित बन रहा है, अच्छी बात है, मगर एतराज इस बात का है, एक पढ़ा लिखा आदमी जो कि हमारे स्टेज पर आकर के ये बोलते हैं कि पढ़ाना लिखाना बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को मैं मानता हूँ साथियों। मगर अगर पढ़ लिख करके वो इंसान बाबा साहब के मिशन में काम ना किया या काम ना आया, तो हमारे हिसाब से उसके पढ़नाई से मुझको कोई मतलब, न तो देश को मतलब हुआ न समाज को मतलब हुआ। अच्छा, दूसरी बात, जो पढ़े लिखे आदमी हैं उनके घर के बच्चे 5 साल के बाद स्कूल जाना शुरू किए। 5 साल के बाद स्कूल जाना शुरू किए। जब वो 10 साल के हुए तो 5वीं क्लास में हुए। फिर उसके बाद में जब वो 15 साल के हो गए तो 10वीं क्लास में हुए। 15 साल तो उनका टाइम ऐसे निकल गया। दूसरी बात, जब वो 5 साल और प्रयास किए कोई नौकरी वोकरी के लिए, तो वो 5 साल और मिला तो 20 साल निकल गया। 20 साल के अंदर बाबा साहेब को वो पहचानते नहीं हैं। पढ़े लिखे लोगों के यहाँ के जो बच्चे हैं 20 साल के बाद बाबा साहब को पहचानते नहीं हैं। जब वो पढ़ लिए, थोड़ा बहुत जो बाबा साहब के बारे में किताबें कहीं पढ़ी, तो वो किताब में जब वो पढ़े कि बाबा साहब ऐसे थे या वैसे थे, तो वो पढ़ तो लिए, मगर ये कोई ज़रूरी आज तक भी नहीं है कि मानते हैं बाबा साहब को कि नहीं मानते। पढ़ तो लिए। हमारा जो कहना है, हमारे गांव वाले का जो सिस्टम है, हमारे जो ग्रुप का सिस्टम है साहब, हम लोग वो चाहते हैं, हमारे यहाँ एक मैदान में बाबा साहब की मूर्ति लगा दी। तो वो जो मूर्ति मैंने लगा दिया, साल में एक बार बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हैं। पूरा गांव, पूरा समाज, पूरा एरिया वहाँ पे इकट्ठा होता है। यहाँ तक कि वो मेला सा लग जाता है। तो जो हमारे यहाँ का छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा, उसको हम लेकर के साथ में वहाँ पे मेला में जो जाते हैं, बाबा के जन्मदिन में जाते हैं, तो बच्चा पूछता है कि पापा क्या चीज़ है, तो हम उसे बताते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति है। तो बच्चा दूसरे को बताया, वो दूसरे को बताया। अगर उसी गांव में अगर किसी के यहाँ शादी विवाह का प्रोग्राम हुआ, तो जो बाबा साहब की मूर्ति लगी है, उन्होंने गांव में संगठन किए कि भाई प्रोग्राम हमारे पास उतनी जगह नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति जहाँ पर लगी है वहीं पर प्रोग्राम करा लिया जाए। तो वहाँ पर जितनी गाड़ी आएंगी, जितनी गाड़ी, तो वो घर वाले को नहीं पूछेगा। वो एड्रेस अगर पूछेगा तो गांव में जो पहुंच जाएगा तो वो ये पूछेगा, वो घर वाला बताया रहता है उसको कि आप जब गांव में आना तो ये पूछ लेना कि बाबा साहब की मूर्ति कहाँ पे लगी है। तो वो मूर्ति हमारी जो है एड्रेस बन जाती है। आज हमारे अनपढ़ के गांव में 5 साल का बच्चा बाबा साहब को पहचानने लग गया।
और पढ़े लिखे लोगों के यहाँ का बच्चा 20 साल में पहचान रहा है। तो अब आप बताइए, बाबा साहब को पहचानने में हम लोग आगे हुए या पढ़े लिखे लोग आगे हुए? अच्छा, दूसरी बात, ये जो गवर्नमेंट है, ये हम लोगों को आज तक, पहले का जो ज़माना था, जो राजा महाराजाओं का ज़माना था साहब, उस ज़माने में अंग्रेज थे, अंग्रेज से लड़ाई हुई, जंग हुई, कितने शहीद हुए, कितने लोगों का घर से बेघर हुए। उसके बाद जो गवर्नमेंट का शासन आ गया, तो गवर्नमेंट का जो शासन आ गया यहाँ पर, तो जितनी ज़मीनें थी हमारे पास, आज अगर आप देखोगे जा कर के किसी भी गांव में चले जाओ, आपको गड्ढा मिलेगा। तो वो गड्ढा किस चीज़ का पहचान है? गड्ढा इस चीज़ का पहचान है साथियों, जो हमारे बड़े बुजुर्गों पहले थे, एक जगह से मिट्टी को निकाल के अपना मकान बनाते थे। पहले के ज़माने में ये ईंट का मकान नहीं था, सबका मकान कच्चा था। अच्छा, तो वो मकान कच्चा बना रहे थे, उसमें अपना लोग रह रहे थे। जब ये गवर्नमेंटी शासन आ गया, तब जब ये लोग, मतलब बादशाहियत ख़त्म हो गई, तो ये अपना यहाँ पे पोरी पतरा लेकर के जो गांव में इनको लोग जाने लगे, तो जो तालाब था इन्होंने उसको नाप लिया और उसको नक्शा में अपने फिट कर लिया। गांव का जितना घर है इन्होंने उसका कोई नपाई नहीं किया। आज कोई एक आदमी हमको ये बता दे कि क्या पुराने गांव में कोई मकान है, तो किसी के घर का कागज है? किसी के घर का कागज नहीं है। कागज किसी के घर का नहीं है, मकान है। तो ऐसे ऐसे करके जो अवैध जो ज़मीनें थी, जैसे बंजर हो गया या हो गया, तो जो आदमी के काम आते बो रहा था, जो आदमी, उसका तो ये कागज बना दिए। जो फालतू ज़मीन थी ये अपने अंडर में कर लिए उसको। आज वही वापस दिन आ गया। हम लोग को ऐसा परेशान किया जा रहा है, शासन द्वारा ऐसा परेशान किया जा रहा है, अगर हमारा जरा से घर आउटसाइड में बना हुआ है तो ये उसको बताते हैं कि अवैध है। चलो हम इस चीज़ को मान लिए कि हमारा घर अगर आउटसाइड में बना है तो अवैध मान लिए, उसको जीसीबी से टेल दिए ला करके। तो जो हमारी ज़मीन गवर्नमेंट के अंडर में है तो वो भी अवैध है, और उनका कोई हमारे में है तो साहब उनका भी अवैध है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सरकार की ज़मीन, जो बिजली के खंभे हैं, हम गरीबों के यहाँ उनके बिजली का खंभा जितने गड़े हुए हैं, या तो वो उसको उखाड़ लें, और या तो जिस खेत में गड़े हुए हैं उसके घर का बिल माफ कर दें। ये हमारा कहना है। आज जो टावर वाला आदमी आता है, हम लोग से ज़मीन लेता है, उसको नाप करके लेता है, हर महीने उसको पैसा दे रहा है। जब हमारी ज़मीन तुम्हारे अंडर में है तो उसको टेल दे रहे हो, तो तुम्हारा कहीं भी है तो इसका कोई फैसला नहीं। तो साथियों, कहने का मतलब यही है कि हमारा ये बात करने का जो स्टेप था कि पढ़े लिखों के लोगों से, बाबा साहब ने कहा था एक बार, अगर संविधान को कभी खतरा पहुंचेगा, संविधान को कभी अगर खतरा पहुंचेगा तो पढ़े लिखे लोगों से पहुंचेगा, जाहिलों से नहीं पहुंचेगा। अब हमको परेशान कितना किया जा रहा है। हम किसान आदमी अगर हैं साहब, हम किसान आदमी हैं, हमारे पास अगर हम मान लो कि 10 बीघा खेती है, जो कि 10 बीघा खेती किसी के पास नहीं है, मगर उसको हम मान ले रहे हैं, चलो है 10 बीघा। अच्छा, 10 बीघा खेती में अगर 1 बीघा में 3 कुंटल गेहूं पैदा हो गया तो 10 बीघा में 30 कुंटल गेहूं हुआ। अच्छा, 30 कुंटल गेहूं में अगर हम उसमें जितना हमारा खर्चा लगा है, ट्रैक्टर का जोताई है, मड़ाई है, खाद है, बिया है, ये सब मिला करके
हमारा 10 कुंटल गेहूं अगर फिर से हम बेचेंगे ले जाकर के, तब ये पूरा होगा हमारा। तो 10 कुंटल गेहूं को अगर हमने बेच दिया तो फिर उसमें हमारे पास कितना बचा? 20 कुंटल गेहूं बचा। 20 कुंटल गेहूं में 10 कुंटल तो साहब हम खाने के लिए रख लिए, 10 कुंटल खाने के लिए रख लिए। अब हमारे पास कितना बचा? 10 कुंटल गेहूं बचा। 10 कुंटल गेहूं में कोई अगर हमारे घर में बीमार हो गया, कोई त्योहार आ गया, तो 5 कुंटल उसमें हम बेच लिए। कहने का मतलब साहब ये है कि जब धान लगाने का समय आएगा तो किसान के पास न तो बिया रहेगा न तो पैसा रहेगा। ये हाल है किसान का हमारे। अब यही पढ़े लिखे लोग देखो कितना सता रहे हैं हम लोगों को, पढ़े लिखे लोग कितना सता रहे हैं। हम बीमार होकर के अस्पताल में चले गए। अच्छा, अस्पताल में जब हम गए तो हमने जजमेंट एक लगाया है कि जो लोहे का खाट होती है उनके यहाँ साहब, जो लोहे का खाट होती है, तो वो खाट अगर कितने भी अच्छे से बनवाई जाए तो 5,000 के लागत से ज़्यादा नहीं बनेगी। उसमें कैंचीदार बनाते हैं ताकि मरीज को थोड़ा सा उठाने में दिक्कत हो जाए, हाफ टाइम बैंड हो जाती है। तो वो खाट का जितना लोहा लगा है अगर हम लोग जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा 35-40 किलो बस हद है उसका, अगर 30-35 किलो, इससे ज़्यादा नहीं होती है। 30-35 किलो लोहा ज़्यादा 4,000 का हुआ, हम 5,000 सारा सिस्टम मान ले रहे हैं। मैं गद्दा और चादर ले करके 5,000 लगा। अब उस 5,000 रुपये को एक मरीज हमारा गरीब आदमी वहाँ जाके भर्ती हो गया, तो ये साहब एक रात 24 घंटे का मान लो 600 रुपया चार्ज लगा दिया उसका। 600 रुपया चार्ज अगर डेली का हम लगाएंगे तो हमारा महीने में 12,000 होता है। चलो हम एक महीना का परफेक्ट मान लेते हैं इनका, चलो कोई बात नहीं, एक महीने का पैसा आप अपने अंदर में ले लो 4 पाई का। मगर साहब इनकी जब तक 4 पाई रहेगी, ये 600 रुपया हर आदमी से लेते रहेंगे। जब मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब 4 पाई का पैसा इनका फ्री हो गया, जैसे कोई इंसान ट्रैक्टर लेता है किस्त पे, वो फ्री हो जाता है, किस्त पे मकान लेता है वो फ्री हो जाता है, तो इनका जो 4 पाई का पैसा फ्री हो गया तो इतना उनको पैसा जोड़ना चाहिए कि जो नर्स लगी हैं उनका खर्चा आ जाए, उनका खर्चा निकल आए, और जो डॉक्टर साहब का है वो दवा का पैसा निकल आए। मगर ये सिर्फ खाट का, जब तक अस्पताल रहेगा, जब तक वो खाट रहेगी, इनको जोड़ना ही जोड़ना है। तो हमारा कहने का मतलब है साथियों कि हम लोग जो बैठे तो इस चीज़ के बारे में विचार करें कि ये परेशानी किस तरह से हटेगी, कैसे ये परेशानी हटाया जाए। अच्छा, जब हम सिस्टम सोचते हैं ये कि चलो संवैधानिक बात है, बाबा साहेब ने कहा है, वोट डालने का सिस्टम बाबा साहेब ने दिया है, न राजा का न प्रजा का, सबका एक ही सिस्टम होगा। इसके लिए बाबा साहब साथियों इतनी लड़ाई लड़के ये चीज़ को जो दिए हैं, हम अपने गीत में भी इसको जोड़े हैं, बहुत मुश्किल से वोट का अधिकार मिला है। ठीक, वोट का अधिकार बहुत मुश्किल से मिला। अच्छा, हम लोग जब वोट डालने का भी सिस्टम है, मगर ये सरकार के द्वारा पढ़े लिखे लोगों ने फिर हमको जो है कैप्चर कर ले रहे हैं। आज वही आधार हम कहीं भी लेके चले जा रहे हैं, उसी आधार से हम जहाज का टिकट अगर निकालें तो कोई दिक्कत नहीं है, निकल आता है। उसी आधार से ट्रेन का टिकट निकालें तो निकल आता है। उसी आधार से बैंक में रुपया जमा करना चाहें या बैंक से रुपया निकालना चाहें तो निकल आता है। उसी आधार से ज़मीन अपना बेचना चाहें या ज़मीन खरीदना चाहें तो हम खरीद सकते हैं। उसी आधार से हम शादी विवाह में कार्ड छपाते हैं। जितना सिस्टम है हमारा सब आधार से हो जा रहा है। अब जिस चीज़ का काला कानून नाम है, जब हम वोट डालने के लिए जाते हैं तब हमारा आधार ही नहीं चलता। अब बताइए हमको जो बाबा साहब अधिकार दिए उसका क्या मतलब हुआ? वो मशीन से कैप्चर कर लिया जा रहा है, दूसरी भरपाई कहाँ से आएगी? हम इस चीज़ को साहब सहमति में संतुष्ट हैं। कोई नियम अगर गवर्नमेंट निकाले, अगर उसमें पब्लिक का फ़ायदा हो और सरकार का घाटा,
तब भी समझ में आएगी, चलो कोई बात नहीं, सरकार का घाटा है मगर पब्लिक का फायदा है, ये समझ में आ गया। या तो पब्लिक का घाटा है, सरकार को फायदा है, तब भी ये बात हमारे समझ में आ गई। यानी साहब किसी न किसी का फायदा है, देश में फायदा हो रहा है, सरकार का फायदा हो चाहे तो पब्लिक का फायदा हो। अब आप अपने जहन से ये बताइए, नोट बंद करने में किसका फायदा हुआ? न तो पब्लिक का फायदा हुआ, न सरकार को फायदा हुआ। अब इसको फायदा और ना फायदा इसको देखेंगे कैसे? जो नोट के कागज पहले से छपे हुए थे उसको रद्द कर देना, फिर से छापना, जो आदमी उसको छापा था वो नुकसान हो गया। जो आदमी अब ड्यूटी पे लगे हैं, कागज की सप्लाई कर रहे हैं, नक्शा बना रहे हैं, उसकी कटाई कर रहे हैं, वो नुकसान। अब हम किसान के तौर पे अगर समझा दें तो जल्दी समझ में आ जाएगा। हमारे पास खेती का काम करते हैं, 1 बीघा गेहूं अगर हमने जा करके ट्रैक्टर से उसको पहले खेत में पानी लगाए, फिर जब वो जोतने के टाइम पे हो गया ट्रैक्टर लगा के जोते, उसको बिया लगाए, खाद लगाए, मजदूर लगाए, हमारा टाइम खराब हुआ। अच्छा, इतना करके हम इतने में बिया से हमारा गेहूं 1 फुट का हो गया। जब आधे सीजन पे गेहूं पहुंच गया और कोई कह दे कि ये रद्द करो इसको, फिर से इसको बोना पड़ेगा, तब बताइए वो कितने नुकसान का हमने वहाँ तक जो है हमने पहुँचाया था। तो ये जो नोटबंदी है, जितना आदमी इसमें फिर से लगा उसको तनख्वाह कहाँ से आई? जितने बैंक में मैनेजर बैठे हैं उनकी तनख्वाह कहाँ से आई? जो लोग रुपया पे नंबर छापते हैं उनकी तनख्वाह कहाँ से आई? तो ये जो ऐसा काम अगर सरकार कर देगी तो ये देश आगे नहीं बढ़ेगा, सिवा पीछे जाने के अलावा। तो हमारा आपसे कहना है दोस्तों कि जैसे बाबा साहेब ने संविधान में हर चीज़ का सुविधा दिए हैं, आप लोग उसी बाबा साहेब का कहना मान करके उन्हीं के मूवमेंट में रह के काम सच का करो, कोई पार्टी बेसिस पे नहीं, सच्चाई आप करो। सच हो करके अगर काम अगर करोगे, सच से मेहनत करोगे तो देश तरक्की पे जाएगा। कहने का मतलब यही है साथियों। जय भीम। तो साथियों मैं आपको क्लियर कर दूं कि इनका कहना है कि जैसे पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा बिना पढ़े हुए लोग जो है बाबा साहब के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं साथियों कि जैसे विद्यालयों में अगर बाबा साहब को पढ़ाया जाए तो कैसा रहेगा? पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? साहब देखिए, विद्यालय में अगर बाबा साहेब का संविधान पढ़ाया गया होता, अब पढ़ाना जाना चाहिए की बात नहीं है, अगर पढ़ाया गया होता तो आज जो हम ये दिन देख रहे हैं ये देखने को नहीं मिलता। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है जो कि संविधान नहीं पढ़ाया गया। इसलिए अभी साहब जो आप बताए पढ़े लिखो, मैं जब से इस मोमेंट में काम कर रहा हूँ, जो हाई लेवल के आदमी हैं, चाहे वो इंजीनियर हो गए, चाहे डॉक्टर ले लो, चाहे IAS अधिकारी ये पुलिस विभाग में ले लो, कोई आदमी आज तक मुझे ऐसा नहीं मिला कि बाबा साहेब के मीटिंग में आया हो और ना कोई अपने दरवाजे पे कराया है। साथियों, इस बाबा साहेब का मूवमेंट जो चला रहे हैं, जो छोटे मोटे मास्टर हैं वो चला रहे हैं, जो छोटे मोटे बगैर डिग्री के डॉक्टर हैं वो चला रहे हैं, जो छोटे मोटे किसान हैं वो चला रहे हैं। जो आदमी ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ लिया वो इधर मुड़ के आता ही नहीं है। इस वजह से मैंने कहा हमको पढ़नाई में एतराज़ नहीं है। अगर आप पढ़ करके आप इंजीनियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। जब आप इंजीनियर हो गए, आप 50-60 हज़ार रुपया कमाने लगे तो आपका हक बनता है कि देखो अगर बड़ा आदमी छोटे आदमी को समझाएगा तो जल्दी डील हो जाएगा। गरीब आदमी अगर मूवमेंट चलाता है तो नहीं चलता है। कोई इंजीनियर का हक भी बनता है। उसी बाबा साहेब के जरिए से वो पढ़ाई किया है, उसी बाबा साहेब की वजह से वो यहाँ तक का पहुँचा है। तो इसमें अगर बड़े बड़े इंजीनियर अगर लग जाते हैं तो ये मूवमेंट हमारा अच्छा चलेगा। मगर आज तक मैंने इन बड़े को देखा ही नहीं कहीं। ये पता नहीं कौन सी मतलब यहाँ अपने हिंदुस्तान की खराबी है। जो डॉक्टर हो गया उसको चाहिए, जो मास्टर हो गया उसको चाहिए, जो इंजीनियर हो गया उसको चाहिए कि बताते वो बाबा साहेब के मूवमेंट में आए। अच्छा, वो इतनी ड्यूटी नहीं करा, संडे तो छुट्टी मिलती होगी, वो संडे को पूरे ग्राम अगर रख ले तब भी कामयाबी मिल जाए। अच्छा, हम लोग जब बोलते हैं तो उनके जहन में एक बात ये जहन में आती है कि ये बोल रहे हैं और हम लोग नहीं जा रहे हैं।
तो हमारे बोलने को वो फर्जी बताते हैं, क्योंकि उनके पास में जो डिग्री है। मेरा कहने का मतलब यही है कि बाबा साहब ने जब जो ये बात कह दिया कि पढ़े लिखों से हम हमारे संविधान को कभी अगर नुकसान हुआ तो इन्हीं लोगों की वजह से हुआ। आज मैं साहब के सामने, सब लोगों के सामने बोल रहा हूँ। अब मुझे बोलने का छिस्ता कहाँ से ये मिली? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, एक इंजीनियर बैठा हो, एक डॉक्टर बैठा हो, एक मास्टर बैठा हो, पूरा पढ़े लिखे लोग बैठे हों, पावरफुल लोग बैठे हों। साहब ये जो कुम्हार नहीं होता, कुम्हार जो या चाय पीने का कप बनाता है, जो ये चक्का चला करके बना देता है, पानी लगा के धागा से काट के अलग रख देता है। मैं 12 घंटे का टाइम इन पढ़े लिखे लोगों को दूंगा। अगर उस चीज़ को ये बना दें, हम अपनी पूरी जायदाद इनके नाम करा देंगे। ये हमारी गारंटी है। हमारा कहने का मतलब ये है, एक हमको मास्टर बताया, मैंने उनसे पूछा कि आपकी डिग्री कहाँ से मिली? तब उन्होंने बताया कि हमारी डिग्री लखनऊ से मिली। मैं जब लखनऊ जाकर के पूछा आपकी डिग्री कहाँ से मिली, तो वो आदमी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बता दिया कि वहाँ से मिली। जब मैं अलीगढ़ गया, आपकी डिग्री कहाँ से मिली, तो वो दिल्ली बता देगा, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता। जब मैं दिल्ली में गया कि आपकी डिग्री कहाँ से आई, तब वो कह दिया कि हमारी डिग्री, ऊपर को हाथ उठाए कि वहाँ से मिलती है। वो जिसको देगा और जो चीज़ देगा उसका ये कहना है, मौत आएगी तो क्लियर है, सबको आएगी, उसमें कोई रद्द-बदल नहीं। वहाँ से जो बात आएगी वो एकदम सच आएगी। सबका मालिक एक है, वो कह रहा है, इसमें भी कोई रद्द-बदल नहीं है।